मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका मैं संदीप भट्ट बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और तरोताजा कर देने वाले एपिसोड में। वैसे तरोताजा से याद आया कि जब तक हम रोज सुबह चाय की चुस्कियों के साथ अखबार की सुर्खियों का जायजा नहीं लेते, दिन की शुरुआत अधूरी सी लगती है, नहीं? और ये कहानी सिर्फ किसी एक की नहीं बल्कि हम सभी की है। अरे ये क्या दोस्तों, मेरी इस बात में तो आज का इवेंट भी छुपा हुआ है। आज का दिन हमारे देश और हम सब के लिए बहुत अहम है दोस्तों, क्योंकि आज ही के दिन पहली बार कोलकाता में सन 1826 में पहले हिंदी अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन यानी पब्लिकेशन हुआ था। दोस्तों, आज के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में हम मीडिया की ताकत को नकार नहीं सकते। तो कल्पना करिए सन 1826 के बारे में, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और उस समय एक हिंदी समाचार पत्र कितनी क्रांति ला सकता था, वो भी आजादी की लड़ाई में। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे देश में कंटेम्प्रेरी जर्नलिज्म की शुरुआत सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज ने की थी, पर हिंदी अखबार के इतिहास में मई 30, 1826 का वो मंगलवार का दिन और कलकत्ता की आमड़ तल्ला गली की वो एक हवेली जहां से सफर की शुरुआत हुई, सदा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, वो दोपहर का वक्त था जब कलकत्ता के कुछ लोगों के हाथ में किताब के आकार में छपा हुआ हिंदी का एक समाचार पत्र आया। जी हाँ, आपने सही पहचाना, यही भारत का पहला हिंदी अखबार था जिसका नाम था उदंत मार्तंड। दोस्तों, उदंत का मतलब होता है समाचार और मार्तंड का मतलब है सूर्य। तो इस अखबार का मकसद था कि सूरज की किरणों की तरह यह अखबार हर हिंदुस्तानी के पास पहुंचे और उसे सच से रूबरू कराए। दोस्तों, उस दौर में कोलकाता में अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला के कुछ अखबार निकलने लगे थे, लेकिन हिंदी का कोई भी समाचार पत्र नहीं था। ऐसे में युगल किशोर शुक्ल ने बहुत संघर्ष के बाद अपने रचनात्मक साहस से हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी। और जानते हैं, 4 पन्नों के उस पहले अंक में युगल जी ने हिंदी भाषियों के लिए अपना संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, जो हिंदी भाषी हैं उन्हें अपनी ही भाषा में समाचार पढ़ने और समझने का मौका मिलना चाहिए। इस समाचार पत्र के संचालक और संपादक का बस यही उद्देश्य है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि युगल किशोर जी ने इस पत्र में ब्रज और खड़ी बोली दोनों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया था। वे इस समाचार पत्र के संचालक और संपादक दोनों थे। और जानते हैं, इस साप्ताहिक समाचार पत्रिका को पब्लिश करने के लिए उन्होंने स्पेशल परमिशन ली थी। जरा खुद सोच कर देखिए कि वो अंग्रेजों का जमाना था। अंग्रेजी समाचार पत्रों को सरकार कई विशेष सुविधाएं देती थी। ऐसे में हिंदी के समाचार पत्र को ये सुविधाएं मिलना असंभव थी। पर युगल किशोर जी को सरकार से कोई आशा तो नहीं थी, पर हाँ, उन्होंने कलकत्ता के धनी हिंदी भाषियों से थोड़े सहयोग की उम्मीद जरूर की थी, मगर ये लोग उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। दुर्भाग्यवश कई कोशिशों के बावजूद हिंदी का ये पहला समाचार पत्र ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। फ्रेंड्स, युगल जी ने अंग्रेजों से लगभग 1.5 साल तक संघर्ष किया। वे उस संघर्ष से तो कभी नहीं घबराए, लेकिन सक्षम हिंदी भाषी समाज की उपेक्षा ने उन्हें जरूर परेशान किया और अंततः लंबे संघर्ष और आर्थिक परेशानी के बाद दिसंबर 1827 में उन्हें उदंत मार्तंड को बंद करना पड़ा। दोस्तों, भले ही उदंत मार्तंड उस समय बंद हो गया, मगर उसके माध्यम से युगल जी ने पत्रकारिता के प्रति समर्पण, संकल्प और निष्ठा की एक ऐसी इबारत लिखी जो पत्रकारिता के लिए मिसाल बनकर सामने आती है। हिंदी पत्रकारिता के इस आदि पुरुष को हम आज नमन करते हैं। दोस्तों, ये तो बातें थी अखबार की, और अखबारों से बात आती है एंटरटेनमेंट की, और एंटरटेनमेंट से बात निकलती है थिएटर और सिनेमा की। तो अब थिएटर और सिनेमा के ऐसे ही कलाकार से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं।
दोस्तों, इनके लिए मैं ये कहूंगा कि इंद्रधनुष में तो सिर्फ 7 रंग होते हैं, पर ये तो हमारा वो प्रिय कलाकार है जिसका हर किरदार नए रंग बिखेरता है। जो कभी हेरा फेरी का बाबूराव गणपतराव आपटे है, तो कभी अतिथि तुम कब जाओगे के चाचा जी, और कभी ओ माय गॉड के गांजी भाई, जो हमें सिखाते हैं कि ऊपर वाले से डरो नहीं, उससे प्यार करो। गांजी भाई, वेलकम टू आवर शो। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप सभी धर्मों के पीछे क्यों पड़े हैं? आप लोग मीडिया वाले मैडम आप लोग सवाल ही ऐसा पूछते हैं कि जवाब देने से पहले ही आदमी दोषी साबित हो जाए। मैं सब धर्मों का आदर करता हूं और किसी भी धर्म में मानता नहीं। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। और अगर भगवान है तो मेरे सारे सवालों का जवाब देंगे। उतना ही नहीं, वो मेरी लड़ाई में शामिल भी होंगे। वो कैसे? अब जब छोटी थी, हाँ, छोटी बच्ची थी, तो अपने पापा से चॉकलेट मांगने के लिए अब क्या करती थी? माने से पापा के नाम की माला जपती थी, पापा चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, कि पापा के सामने अगरबत्ती घुमाती थी या फूल फेंकती? नहीं, मैं ऐसा सब कुछ नहीं करती थी। जो मुझे जो चाहिए होता था मैं उनसे डायरेक्टली मांग लेती थी। मतलब एग्जैक्टली मैडम, एग्जैक्टली। मैं भी तो वही कर रहा हूँ। हुआ यह है कि दुनिया वालों ने मुझे बचपन से ऐसा समझाया कि भगवान तो हमारे बाप के समान है, होगा, लेकिन मैं यकीन कैसे करूं जब तक वो मेरा बाप मेरे सामने नहीं आता? तू तो नास्तिक है, भगवान कैसे तेरे सामने आएगा? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना इन्हें। आज आपके अपने वर्सेटाइल एक्टर परेश रावल जी का हैप्पी बर्थडे है, जो आज ही के दिन 1950 में गुजरात के पलियाद में पैदा हुए थे। दोस्तों, कहते हैं जब तक आप अपने जायज मकाम पर नहीं पहुंचते, आप हजारों कोशिशें कर लें पर आपको सुकून नहीं मिलता। यही परेश रावल जी के साथ हुआ अपने शुरुआती दिनों में। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई के नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट से की थी और फिर दिन रात एक कर दिया सिविल इंजीनियर बनने के लिए। पर दोस्तों, उन्हें तो अपनी कला और वर्सेटैलिटी का परचम फिल्म इंडस्ट्री में लहराना था। परेश रावल ने अपना फिल्मी करियर 1984 में आई फिल्म होली से शुरू किया, जिसे केतन मेहता ने डायरेक्ट किया था। फिर उन्होंने 80 और 90 के दशक में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी कला का लोहा मनवाया। ये वो समय था दोस्तों जब उन्होंने खलनायक का किरदार भी निभाया, पर उनके एक्टिंग का जादू सबसे ज्यादा पूरे देश में तब छाया जब 2000 में प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म हेरा फेरी ने रुपहले पर्दे में तहलका मचा दिया। दोस्तों, बाबू भाई के उस भोले भाले नरम दिल पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले मकान मालिक के उस किरदार को भला कौन भूल सकता है, जिसने न सिर्फ हमें हंसा हंसा कर लोटपोट किया, बल्कि परेश रावल जी की बेजोड़ और बेमिसाल अदाकारी में मील का पत्थर भी साबित हुआ। हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी घर में है? कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। क्या देवी प्रसाद घर में नहीं है? किधर है? रे देवा, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। क्या? ये स्टार गराज है। मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ, देवी प्रसाद का घर नहीं रे। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे। देख के नंबर डायल कर। ये हेलो, बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है। बोल दिया तो भी बात करता है। पर सिर्फ हेरा फेरी या फिर हेरा फेरी ही क्यों, कहते हैं परेश रावल जी बहते पानी की तरह है। उसे जिस भी प्याले में डालो वो सहज ही बस उसी का आकार ले लेते हैं। तभी तो देखिए ना, कभी वे फिल्म सरदार वल्लभ भाई पटेल के फ्रीडम फाइटर हैं। हमें बापू का कहा करके दिखाना है। सामूहिक अहिंसक असहकार की शक्ति को हमें साबित करना है। अगर आप लोग सब एक मत होकर ये तय कर लें कि हम अपनी मर्जी से ये लगान नहीं भरेंगे, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जो आपका इरादा बदल सके। तो बोलो, कौन कौन तैयार है? तो कभी फिल्म तमन्ना में एक ट्रांससेक्सुअल टिक्कू का रोल निभाते हैं, जो एक अनाथ लड़की को अपनी बेटी बनाकर बड़ा करता है। और फिर कभी फिल्म रोड टू संगम के मैकेनिक हसमतुल्लाह। जी, हमें रिजवी साहब ने भेजा है। इंजन लाए हैं आप? जी हाँ, लाए हैं। लाइए लाइए, ले आओ ले आओ ले आओ। चलो भाई, लाइट भी आ गए। निकलो भाई, इनके काम का वक्त भी हो गया है। हाँ, जा रहे हैं, हमारे पास भी बहुत काम है। चलते हैं। काम का वक्त हो गया। सलीम,
इंजन पर नाम चढ़ा दो। जी हसमत भाई। इसका हालत तो बहुत खराब लग रहा है। बनेगी नहीं का? अरे बनेगी का है नहीं। और फ्रेंड्स, 2006 में आई रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म गोलमाल, उसकी बात भला कैसे ना करूं, जिसमें सच में फिल्म के टाइटल की तरह सब कुछ गोलमाल था। और दोस्तों, यहाँ उसी फिल्म का एक गाना जिसमें परेश रावल जी सोमनाथ बनकर अपनी मंगला के साथ पुराने दशक की फिल्मों की तरह पेड़ों के आसपास गाने गाते नजर आए, आपको सुनाना चाहूंगा। आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्या मेरे दीवाने हो? नहीं नहीं। क्या कोई परवाने हो? नहीं नहीं। क्या मेरे दीवाने हो? क्या कोई परवाने हो? काम क्या है मुझसे इतना कह दो जी जरा। बोल दे प्यार है खामोश क्यों है खड़ा, हम अगर होते तो बोल दिया होता। दोस्तों, परेश रावल जी के फिल्मी सफर की उपलब्धियां और उनके अभिनय के जादू के बारे में अगर हम यहाँ पर बातें करना शुरू करेंगे तो शायद पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा और हमारी बातें यूं ही चलती जाएंगी। और उनकी अदाकारी की तारीफों के लिए मुझे लफ्ज भी नहीं मिलेंगे। फिर भी उनकी नायाब एक्टिंग से भरी कुछ फिल्में बताऊं तो उनकी फिल्म आंखें, जिसमें वो एक अंधे चोर बने हैं, फिल्म करम मसाला, माला माल वीकली, आवारा पागल दीवाना, भागम भाग, दे दनादन सरीखी फिल्में जब देखो तब आपका मन गुदगुदा जाती हैं। कम इन। हाथ नीचे। पूरे 3 मिनट लेट हो। 3 मिनट का क्या वैल्यू होता है जानते हो? 3 मिनट में करोड़ों के डील फाइनल होते हैं। शट अप! मैंने तुम्हारे लिए 6 मिनट रखे थे। 3 मिनट तुम्हारे बोलने के, 3 मिनट मेरे बोलने के। तुम अपने 3 मिनट गंवा चुके हो। अब सिर्फ सुनो। शट अप! स्टॉप! अमर और प्रेम, अमर प्रेम, पावित्र और भक्ति रस से भरपूर। नाम सुन के ही मुझे अंदाज आ गया था कि तुम फिल्मी और आवारा किस्म के लड़के हो। बट नाउ तुम तो निकम्मे और निठल्ले भी हो। एंड वेल, शक्ल से तो जाहिल और मूर्ख दिखते ही हो। एंड ऑफ कोर्स अपने आप को अव्वल दर्जे के बेवकूफ साबित कर चुके जब ये सोचकर आए थे कि मैं अपनी बेटियों की शादी के लिए तुम्हें हाँ कह दूंगा। मेरे 3 मिनट अब तक पूरे नहीं हुए। मेरी बेटिया को मैंने बड़े प्यार से पाला है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके दिमाग का जल्दी से इलाज करना होगा, क्योंकि तुम जैसे खच्चरों को पसंद किया है। उंगली मुंह से और तुम कमरे से बाहर। दोस्तों, आज इस महान कलाकार के इस स्पेशल डे पर, जिसने एक्टिंग की दुनिया में अपनी काबिलियत से नए मकाम बनाए, हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और गुड लक कहते हैं उनके आने वाली फिल्मों को, जो कहती हैं कि तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ फिर से तुम्हें अपना कायल बनाने। तो हैप्पी बर्थडे टू परेश रावल जी। दोस्तों, सिनेमा के इस सफर को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करना चाहता हूँ एक और जादूगर के बारे में, जिसके द्वारा लिखी कहानियों का दर्शकों, निर्देशकों, वितरकों सभी को बेसब्री से इंतजार होता था। पूरे भारत से फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स उनसे फोन पर पूछा करते थे कि उनकी अगली फिल्म कौन सी है और किसके साथ है, और उनके जवाब किसी फिल्म के सभी अधिकार रातों रात बिकवाने की गारंटी हुआ करता था। वे जो लिख रहे होते थे उसका ट्रैक रखने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स उनके घर के चक्कर लगाते रहते थे। मैं समझ गया कि इतनी बातें सुनने के बाद आप बेसब्र हो गए होंगे कि आखिर कौन है जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ। दोस्तों, वो हैं फिल्मी दुनिया के कथा, पटकथा और संवाद लेखक पंडित मुखराम शर्मा जी। फिल्म 2 कलियां, हमजोली, धूल का फूल, नौकर जैसी फिल्में लिखने वाले इस महान लेखक का जन्म 30 मई यानी आज के दिन 1909 में मेरठ के किला परीक्षितगढ़ के क्षेत्र में एक गांव पूठी में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत हिंदी और संस्कृत के टीचर के रूप में की थी, लेकिन टीचिंग से प्यार करने के बावजूद भी वो अपने भीतर एक कमी महसूस करते थे। उन्होंने महसूस किया कि टीचिंग उनका असली व्यवसाय नहीं था। फिल्में देखना मुखराम शर्मा जी को बहुत पसंद था और पत्रिकाओं के लिए लघु कहानियां और कविताएं लिखने वाले मुखराम शर्मा ने निश्चय किया कि अब वो फिल्मों के लिए भी लिखना शुरू करेंगे। वो मेरठ में अपने एक मित्र के पास गए जो हिंदी फिल्म उद्योग के साथ जुड़ा हुआ था और मुंबई आता जाता रहता था। उन्होंने उसे अपनी एक कहानी सुनाई। उनका दोस्त उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने मुखराम जी को अपने साथ मुंबई आने को कहा
और इस प्रकार वर्ष 1939 में मुखराम शर्मा पहली बार अपने सपनों को तलाशते और उन्हें साकार करने के लिए सपनों के शहर मुंबई आ गए। पर मेरे अजीज साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कामयाबी यूं ही आपके कदम नहीं चूमती। शुरुआत में मुखराम शर्मा जी को सफलता नहीं मिली। फिल्म निर्माताओं ने इस प्रतिभाशाली लेखक का स्वागत नहीं किया और वो बहुत ही हताशा और निराशा में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, जो उनके साथ ही मुंबई रहने आ गए थे, मुंबई से पुणे चले गए। वहां मुखराम शर्मा जी ने प्रभात फिल्म्स, जिसे वी शांताराम चला रहे थे, 40 रुपया प्रति माह पर कलाकारों को मराठी सिखाने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। दोस्तों, वर्ष 1942 में मुखराम शर्मा जी को राजा नेने द्वारा निर्देशित फिल्म 10 बजे के गीत लिखने का मौका मिला। फिल्म एक सुपरहिट साबित हुई। इस शुरुआती सफलता के चलते मुखराम शर्मा को राजा हरिश्चंद्र और तारामती की प्रेम कहानी पर आधारित राजा नेने की अगली फिल्म तारामती लिखने का अवसर मिला। दोस्तों, ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। इसके तुरंत बाद मुखराम जी द्वारा लिखी गई अगली 2 फिल्में विष्णु भगवान और नल दमयंती भी काफी सफल रहीं। पर अभी भी मुखराम शर्मा जी संतुष्ट नहीं थे। वो एक बदलाव चाहते थे और उनकी कामना सामाजिक समस्याओं के विषयों पर भी कहानियों को लिखने की थी। और कहते हैं ना, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है तुम्हें उससे मिलवाने में। उसी तरह मुखराम शर्मा को यह अवसर भी जल्द ही मिल गया। ये तब हुआ जब राजा नेने ने अज्ञात मराठी अभिनेताओं के साथ उनकी एक शुरुआती कहानी पर फिल्म बनाई, लेकिन ये फिल्म दुर्भाग्यवश असफल रही। दोस्तों, इसके बाद उनकी अगली मराठी फिल्म स्त्री जन्मा तुझी कहानी को भारी सफलता मिली। इस फिल्म की सफलता इतनी यादगार रही कि बाद में इसे औरत तेरी यही कहानी फिल्म के रूप में हिंदी में दोबारा बनाया गया। दोस्तों, बस इसके बाद मुखराम शर्मा जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी कहानियों में बहुत ही विविधता थी और ज्यादातर उनकी सभी फिल्में अपनी सामाजिक टिप्पणी और सुधार की दिशा में दिए गए सुझावों के कारण पसंद की जाती थीं। दोस्तों, जहां एक तरफ 1954 में आई फिल्म औलाद थी, तो दूसरी ओर फिल्म एक ही रास्ता, जो विधवाओं की समस्याओं पर आधारित थी। वचन एक बिन ब्याही बेटी की कहानी थी, तो फिल्म स्वप्न सुहाने भाइयों और उसके पारस्परिक संबंधों की कहानी थी। और फिल्म पतंग में तो उन्होंने मालिक और नौकर के बीच के संवेदनशील रिश्ते को बहुत खूबसूरती से निखारा था। दोस्तों, यहाँ मैं मुखराम जी के व्यक्तित्व से जुड़ी और उनकी फिल्म साधना के निर्माण के बारे में एक दिलचस्प किस्सा बताना चाहता हूँ। फिल्म साधना एक वैश्या के जीवन पर आधारित थी। ये फिल्म वकालत करती है कि वैश्यावृत्ति में फंसी औरतें वैश्या बाद में हैं, लेकिन उससे पहले वो एक औरत हैं जिसे दूसरों की तरह इज्जत की जिंदगी जीने का हक है। मुखराम शर्मा जी की इस कहानी को पर्दे पर उतारा B.R. चोपड़ा ने। वैसे मैं आपको यहाँ बता दूं कि B.R. चोपड़ा के इस फिल्म से जुड़ने के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं कि इस फिल्म की कहानी को पूरा करने के बाद मुखराम जी बिमल रॉय के पास गए और उनसे इसका निर्देशन करने के लिए रिक्वेस्ट की। बिमल रॉय इसके बोल्ड विषय से प्रभावित होकर तुरंत इसे बनाने पर सहमत हो गए, लेकिन वे एक उलझन में थे कि इस कहानी को दर्शकों द्वारा स्वीकार किया जाएगा या नहीं। उन्होंने फिल्म का अंत बदलने के लिए एक सुझाव दिया। उन्होंने ये कहा कि कहानी उस वैश्या की मौत के साथ समाप्त करना बेहतर होगा, न कि उसको किसी के घर की बहू बनाकर। जानते हैं फ्रेंड्स, मुखराम जी ने फिर क्या किया? उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और वे कार से बाहर आ गए।
बिमल दा को लगा कि मुखराम जी किसी जरूरी काम से उतरे हैं, पर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मुखराम जी वहां से चल दिए। उन्होंने एक टैक्सी ली और सीधे B.R. चोपड़ा के पास पहुंचे, जो कहानी को जस का तस फिल्माने के लिए राजी थे। दोस्तों, इस महान लेखक ने अपने शहर मेरठ में 25 अप्रैल 2000 को अपनी अंतिम सांस ली, पर सिनेमा के रंगीन पर्दे पर तो वो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। आज हम पंडित मुखराम जी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं सिनेमा से संगीत की ओर और बताते हैं आपको सिंगर के बारे में जो जमीन से आसमान तक कैसे पहुंची। हमारे शो की अगली लाइमलाइट है अमेरिकन कंट्री म्यूजिक सिंगर वाइनोना जड, जो अपनी जिंदगी के भूतकाल और वर्तमान को कुछ इस तरह व्यक्त करती है। I used to wake up and say, "Oh God, it's morning. Now I say, Good morning God." साथियों, वाइनोना जड का जन्म एशलैंड, केंटकी में हुआ था। वो उस समय क्रिस्टीना क्लेयर के नाम से जानी जाती थी। बचपन में उन्होंने बहुत ही गरीबी के दिन देखे थे। उनकी माँ नायोमी जड ही उनकी सबसे बड़ी हमदर्द और साथी थी। फ्रेंड्स, सिंगिंग की दुनिया में कुछ कर दिखाने की चाहत वाइनोना जड और नायोमी जड को नेशविल तक खींच लाई, जिसे कंट्री म्यूजिक के लिए कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। 1983 में उन्होंने RCA रिकॉर्ड्स के साथ मिलकर अपना डुओ बनाया, जिसका नाम था सिंपली द जड्स। फ्रेंड्स, इस एल्बम की रिलीज के बाद ये दोनों तो बस संगीत प्रेमियों के दिलों पर छा गईं। 1983 से 1991 के बीच इनके 20 मिलियन से भी ज्यादा एल्बम्स बिके और 5 बार ग्रैमी अवार्ड्स भी इन्होंने जीता। यहाँ पर वाइनोना जड कहती थी, I literally went from the outhouse to the White House. कितना संक्षिप्त और मन को छू लेने वाला स्टेटमेंट है ना? दोस्तों, वाइनोना जड और उनकी माँ नाओमी जड की जोड़ी उस वक्त टूट गई जब नाओमी जड हेपेटाइटिस C का शिकार हुई और उन्होंने गाना छोड़ दिया। फिर शुरुआत हुई वाइनोना जड के सोलो सिंगर करियर की। साल 1992 में उन्होंने अपना पहला सोलो एल्बम रिलीज किया, जिसका नाम था वाइनोना। और जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये एल्बम भी सुपर डुपर हिट साबित हुआ। दोस्तों, आइए सुनते हैं और सुनवाते हैं आपको वाइनोना जड के सोलो करियर का एक हिट गाना, टेल मी व्हाई। दोस्तों, जड अभी भी अपने सफर को जारी रखे हुई है। वो हमेशा किसी न किसी रूप में कला से जुड़ी रहना चाहती है। वैसे साथियों, कला की कद्र तो हमेशा होती है, शर्त बस इतनी है कि शिद्दत से उसे निभाया जाए। तो आइए फ्रेंड्स, आज वाइनोना जड को उनके बर्थडे पर हम उन्हें ढेर सारी गुड विशेस देते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और जब भी मैं घड़ी की तरफ देखता हूँ तो उसकी टिक टिक मुझसे ये कहती रहती है कि अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। मुझे यानी संदीप भट्ट को दीजिए इजाजत। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,